साल 2022 का दिसंबर महीना था, हिमाचल प्रदेश की सर्द रातें थी और हिमाचल की राजनीति गरमाई हुई थी। पूरा देश एक नाम गूगल करना चाह रहा था। वो नाम था सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जो चंद ही दिनों में मुख्यमंत्री बनने वाले थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान एक और विधायक की तरफ भी चला गया था। वो विधायक ऊना के आसपास की जनता के लिए तो एक जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए एक नया चेहरा था, एक नई शख्सियत थी। प्रदेश के लोग भी ये ढूंढने लगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वो कौन विधायक है जो सिर्फ 27-28 साल की उम्र में जीतकर विधानसभा पहुंच गया। कहते हैं कि स्कूल में रखा गया पहला कदम और कॉलेज की वो पहली दिन हमेशा ही व्यक्ति याद रखता है, और इसी तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचना भी विधायक चैतन्य शर्मा के लिए एक यादगार दिन रहा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए चैतन्य शर्मा मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने ज़िला परिषद मेंबर छोड़कर ये फैसला लिया कि आप विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और फिर जब चुनाव जीते आप 8 दिसंबर 2022 को, तो फिर क्या फीलिंग पहले आपके मन में आई थी? जी नहीं, फीलिंग तो बहुत ही एक्सटैक्टिक फीलिंग थी। एंड मेरा जो राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ था ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ने से पहले भी, जब मैंने ग्राउंड में काम करना शुरू करा था, तो मेरे को एक्चुअली पूरा का पूरा जो है आभास नहीं था कि जो है लाइफ में जो करियर की ट्रैजेक्टरी है वो इतना क्विक और फास्ट टर्न लेगी। तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही सरियल मोमेंट था, और जैसे मैंने कहा वो एक फीलिंग जो थी उस वक़्त, और वो जो पूरा इलेक्शन का दौर भी था, वो अपने आप में एक आउटर रियलिटी एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ रहा था। क्योंकि लोगों का जो इतना ज़्यादा जो है इतना जल्दी जो लगाव और जुड़ाव मेरी टीम के साथ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मेरी कैंपेन के साथ जो बना, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में ही बहुत ही मेरे लिए जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे ख्याल से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, इवन आफ्टर मैं ज़िला परिषद की विक्ट्री। एंड लोगों का एक जो सहयोग था, समर्थन मेरे को मिला, आई थिंक उसी के कारण मैं जो है ये टारगेट इतना जल्दी अचीव कर पाया। युवाओं का देश भारत को कहा जाता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए तो ये सुखद है कि बहुत सारे युवा विधायक और भी आपके साथ जीत कर आए हैं और आप उसमें से सबसे यंग हैं। लेकिन आपको फिर, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करना, और हम बोलते हैं कि रमे हुए लोग जो यही सालों से देखते आ रहे हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है आपके लिए? जी देखिए, मेरे को लगता है जैसे आपने कहा, ये हमारी जो विधानसभा है हिमाचल की, इस बारी जो चुन के आई है, इसमें एक बहुत ही वेरिड और बहुत ही अच्छा एक मिक्स ऑफ लेजिस्लेटर्स है। बहुत सारे यंग लोग भी हैं। कांग्रेस में भी अगर हम देखें, जैसे विनोद सुल्तानपुरी जी हो गए, सुदर्शन बबलू जी हो गए, इंडिपेंडेंट में आशीष भैया हो गए, साथ साथ में हमारे जो बीजेपी के एमएलएज हैं, दीपराज जी हो गए, फिर हमारे लोकेंद्र जी हो गए आनी से। तो बहुत एक अच्छा यंगस्टर्स का भी ग्रुप है। फिर वी हैव विक्रमादित्य, जो इतनी यंग एज में जो है कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। देन हमारे पास चौधरी चंद्र कुमार जी जैसे व्यक्ति हैं जो एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इस बारी भी जो है मिनिस्टर के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान सर हो गए, जो मेरे ख्याल से 6-7 टाइम्स जो हैं एमएलए रह चुके हैं। तो एक बहुत ही मतलब एक अपने आप का जो है बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस हर एक व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन में मिलता है। और जो फर्स्ट टाइमर्स भी हैं, उनमें से भी जो है कभी कभी बहुत यूनिक और न्यू फाउंडेड आइडियाज़ आते हैं। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनका तो ऑफ कोर्स जो एक अनुभव बीता रहा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंतर का रहा हो, चाहे पब्लिक डीलिंग के साथ रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकली क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को तो एक्चुअली कुछ जो हमारे वरिष्ठ मेंबर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हों, मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो है स्टार्टलिंग एक एक्सपीरियंस होता है उनके साथ बात करके। क्योंकि हम देखिए, अब हम जो जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी के जो लोग हैं, हमें तो टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज है क्योंकि वी हैव बीन बॉर्न इन डे एंड एज ऑफ टेक्नोलॉजी। बट कुछ जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज है उसको भी सक्सेसफुली जो है मैनूवर करा है। और जो व्यक्ति जो 70 के दशक में 80s 90s में भी इलेक्ट होके आए और 2000 के बाद जो एक ड्रास्टिक चेंज टेक्नोलॉजी में खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला, वो उसके साथ टाइम्स के साथ आगे बढ़ पाए हैं। तो एक बहुत अच्छा अनुभव है। एंड मेरे को लगता है कि जो ग्राउंड की रियलिटी होती है, जो धरातल पर जिसको हम बोलते हैं, जो लोगों की परिस्थितियाँ होती हैं सड़क, बिजली, पानी के संबंध में, जो है आज भी हिमाचल प्रदेश के काफ़ी सारे लोग जो हैं जूझ रहे हैं उन मूलभूत सुविधाओं से, जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ओवरकम करना उन चैलेंजेस को। वहाँ से लेके विधानसभा तक के अंदर की जो एक चैलेंज आपको फेस करने को मिलता है और जो आपको मैनूवरिंग करनी पड़ती है, उसमें मेरे ख्याल से ये जो बहुत अच्छा मिक्स्ड बैलेंस है, सभी से बहुत कुछ जो है अच्छे से सीखने को मिलता है। आपकी पढ़ाई के बारे में पढ़ रहा था, बीए भी आपने शायद यूएसए से किया और उसके बाद आपकी लॉ भी विदेश से हुई और आपने बाहर नौकरी भी की विदेश में। फिर उसके बाद आपने क्यों सोचा कि राजनीति की तरफ मुझे आना चाहिए और
आपको लगता है कि जो फैसला था लॉ छोड़कर राजनीति की तरफ आना, ये फैसला आपके लिए सही रहा? जी देखिए, मैं ये हमेशा जो है इसके बारे में यही बोलता हूँ कि जो मेरे फादर का करियर रहा था एज अ ब्यूरोक्रेट, वो वही जो है इंडियन सिविल सर्विस का पार्ट रहे हैं, वो चीफ सेक्रेटरी रहे थे उत्तराखंड के। तो हालांकि मेरी पढ़ाई अमेरिका में हुई, उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है लॉ की भी पढ़ाई करी, बट जो भी मेरा अनुभव रहा मेरी यंगर डेज़ का, जब भी मैं उत्तराखंड में था, उससे पहले मेरे फादर ने यूपी में भी सर्व करा, तो मेरे को जो है एक वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो देखने का जो है मेरे को मौका मिला, और जो मेरे को इंटरफेस प्रशासन और शासन के बीच में देखने को मिला, तो वो जो एक देशभक्ति की भावना मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे अंदर नहीं, वो जो एक अवेयर युवा होता है हमारे भारत देश का और जो हमारे प्रदेश का भी, वही सेम मैं जिज्ञासा हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे युवाओं में भी देखता हूँ। तो मेरे को लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी जो है मेरे लिए अराइज करी। और जब मैं अमेरिका में भी था, उसके बाद जब मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया, तो मेरा काफ़ी सारा जो क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का मैं जो हिस्सा था वर्ल्ड बैंक में, वो मेरा काम काफ़ी ज़्यादा इंटरफेस था साउथ एशिया के साथ एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंटल इंटरफेसेस होते रहते थे। मेरा खुद का भी जो है इसमें इच्छा इसी डायरेक्शन में थी। हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने अभी पहले भी एडमिट करा, मेरे को ये इस बात का आभास नहीं था कि ये सब कुछ जो है इतना जल्दी और इतने क्विक सक्सेशन में हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मेरी जो गगरेट की देवतुल्य जनता है, ये सारा का सारा श्रेय जो है वो उन्हीं को ही जाता है, क्योंकि आप एक आइडिया और विजन लेके तो ज़रूर आ सकते हैं, बट उसको उसकी एक्सेप्टेंस होना और लोगों का उस आपके थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ना, वही एक चीज़ होती है जो आपको आगे लेके जाती है। सो आई फील कि जो मेरे अनुभव भी रहे, चाहे वो स्कूल का था, चाहे मेरे कॉलेज का था, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, अब जैसे हम एचपीयू की बात करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय भी अपने आप में एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड कैंपस होता है। एंड खासकर जब हम वहाँ लॉ पढ़ने जाते हैं, मैं सीएलसी में था, तो वो तो बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज होता है। वहाँ पर एक आधी मेरे को लगता है जनता जो है उस वक्त, जो स्टूडेंट बॉडी होती है, वो या तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही होती है, और जो सेकेंड हाफ होती है वो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। सो एवरीबडी इज़ वेरी अवेयर, एवरीबडी नोज देयर राइट्स, दे नो देयर ड्यूटी, एंड वो उसको जो है काफ़ी पॉजिटिवली मेरे को लगता है यूटिलाइज भी करते हैं। उसके बाद जैसे ही कोरोना लगा, तो जो मेरा इंटरफेस था फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लॉ टू वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ गगरेट ड्यूरिंग कोरोना, वो एक बहुत ही मतलब टाइमली तरीके से हुआ। भगवान की जो है मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है, माता चिंतपूर्णी की, एंड जैसे मैंने ऑफ कोर्स कहा, लोगों का समर्थन रहा है। तो एक ग्रेजुअल जो है मेरे को उसमें सक्सेशन में जो है एक के बाद दूसरी जो है अपॉर्चुनिटी अराइज भी करी। बट ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, मेरे फादर का जो एक करियर रहा है, मेरी फैमिली की पॉजिटिव स्ट्रगल जो रही है, मैं उसको स्ट्रगल को मैं नेगेटिव नहीं मानता हूँ, क्योंकि एज एन आईएएस ऑफिसर्स फैमिली ऑल्सो आपको अच्छा भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, फिर टफ सिचुएशंस भी देखने को मिलती हैं। और उसमें मेरे को यही लगा कि अगर हम एक एक्चुअल जेन्युइन चेंज लाना चाहते हैं इन द लाइव्स ऑफ पीपल, अपने खुद के गृह क्षेत्र के लोगों के लिए, तो पॉलिटिक्स इज़ द वे फॉरवर्ड। एंड जितने यंग लोग इसमें जुड़ेंगे, अवेयर लोग जुड़ेंगे, तभी हमारे देश की जो एक ट्रैजेक्टरी है वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ जो है तभी बढ़ेगी। एक ब्यूरोक्रेट के घर में जन्म लेना बहुत कंफर्टेबल लाइफ रहती है, और जब विधायक बन जाते हैं या फिर जब आप जिला परिषद मेंबर भी थे, तो लोगों की छोटी छोटी परेशानी होती है। लोग तो ये भी फ़ोन करके बोलते हैं कि उनकी नाली ब्लॉक हो गई, तो फिर विधायक कुछ करें। तो फिर एक उस स्टेटस से आना, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन से आए थे, और फिर अचानक से लोगों की ग्राउंड जीरो की समस्या सुलझाना, इसमें आपको कितनी परेशानी हो रही है फिलहाल, या हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, मेरे को एक्चुअली मेरे ख्याल से गॉड गिफ्ट मेरे को एक प्रकार से मिला था कि मेरे को इसमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि अगेन, और ये थोड़ा आइडियलिस्टिक बात है, हर एक जो बच्चा होता है वो अपने फादर में एक आइडल देखता है। मैंने उनको एज द टॉप मोस्ट सर्विंग आईएएस ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑल्सो, मैंने उनको इतनी माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए देखा है। मेरे फादर वो समबडी वॉज नोन कि वो 8-8, 10-10, 12-12, 14 घंटे जो है सचिवालय में बैठे रहते थे एक पूरे दिन में। एंड फैमिली के बियॉन्ड भी जो है जाके प्राइवेट सैक्रिफाइसेस करके भी जो है वो पब्लिक में जो है उन्होंने अपने आप को पूरा जो है समर्पण कर रखा था। और उनकी जो जॉब की डिस्क्रिप्शन थी वो मैंडेट नहीं करती थी इस बात को। आज की डेट में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो हो सकता है मेरे फादर से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे और बहुत अच्छा काम करते हैं, बट जो जनरली एक परसेप्शन बनती है सर्विसेज में, और जो एक हम बाबू जो लाइफस्टाइल बोलते हैं, उसमें यही होता है कि आदमी जो है 9 से 5 काम करता है और उसके बाद जो है वो अपना हिस्से का देखता है। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि जो मैंने उनकी निष्ठा देखी काम के प्रति, उसने ऑलरेडी मेरे को वो जो है एक्लेमेटाइज कर दिया था फॉर व्हाट वाज कमिंग। और ज़िला परिषद मेरे लिए एक बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन था। मेरे को लगता है कि जो एक इंट्रिकेट लेवल पे आपको काम करना पड़ता है, जो माइक्रो मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है। मेरी विधानसभा में फॉर एग्जांपल 45 पंचायतें हैं, तो जब मैं ज़िला परिषद था मेरे पास बीड़ा 16 पंचायतों का था। उसमें जब आपको वो एक मैन टू मैन मार्किंग जिसको बोला जाता है पॉलिटिक्स में, छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ पर आपको फोकस करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो जो 1-1.5 साल का दौर था वो
मेरे लिए अपने आप में एक बहुत ही मतलब लर्निंग जो है कर्व था। तो एज एन एमएलए मेरे को ये चीज़ जो है परेशान नहीं करती है। मेरे को जो चीज़ परेशान करती है वो ये करती है कि एक युवा होने के नाते जो हमने बिग टिकट एजेंडास पे फोकस करना है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर हम मैक्रो बेस्ड पॉलिसीज़ को कैसे विकसित कर सकते हैं और फिर उनको माइक्रो लेवल पे कैसे एग्जीक्यूशन के लिए जो है लेके जा सकते हैं। मेरे को वो जो है एक चैलेंज लगता है। और मेरे को लगता है नॉट ओनली फॉर मी, ये आज की डेट में अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, अब हमारा बजट का सत्र था, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये हमारे पूरे के पूरे स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक जो एमएलए होता है, मैं बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, देखिए कि सामाजिक गतिविधियों में हमारा इन्वॉल्वमेंट होना होता है। शादी ब्याह हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, किसी की डेथ हुआ, वो जाना होता है, वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है। तो हम इसको कष्ट मानते हैं। मेरे ख्याल से ये तो हमारे जॉब प्रोफाइल का, जॉब डिस्क्रिप्शन का एक बहुत ही सुखी जो है पार्ट है, क्योंकि एटलीस्ट इन दिस देर इज़ नो रियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अगर मैं इसको पॉजिटिवली बोलूँ, देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की, दैट इज़ वेयर द रियल फोकस शुड बी। और वो चैलेंज को पॉजिटिवली लेना मेरे ख्याल से हम सभी के ऊपर जो है अभी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आई थिंक बर्डन शोल्डर करने वाला वो है। हिली स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और जो फिजिकल डेफिशिएट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज की बात कर ले, या फिर हम देखते हैं कि हमारे पास संसाधन भी नाम मात्र के। और मैं अंदर सुन रहा था सदन में, आप कह रहे थे कि कोई बजट आ रहा है तो पक्ष के सदस्य उसको अच्छा ही बता रहे हैं, विपक्ष के सदस्य मजबूरन उसका विरोध ही कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सदस्यों को इस पार्टी लाइन से हटकर भी बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रदेश का हित तो सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, मैं इसमें अपनी तरफ से जो है कंस्ट्रक्टिवली यही कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। मैं तो सबसे यंगेस्ट इन द हाउस हूँ, एंड मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंस पॉलिटिकली जो है सबसे कम ही होगा सबके अनुभव में। सो आई एम नॉट होलियर देन दाओ, मैं किसी दूसरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। एंड जो ग्राउंड का वैसे भी एक्सपीरियंस होता है वो किसी भी किताबी एक्सपीरियंस से या लर्निंग से ज़्यादा होता है। बट मेरा ये मानना है, और ये कहीं ना कहीं मेरे को दुर्भाग्य भी लगता है, कि जैसे अभी आपने कहा, जो आपने मेरा टेक अवे लिया, मैंने जो विधानसभा के पटल पे बोला, हम एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक अपनी तरफ की पॉजिटिविटी झलकाना, दूसरी तरफ की नेगेटिविटी पे जाना। मैंने जैसे जो कुछ मुख्य बातें रखी, अब देखिए आज की डेट में 8% डिक्रीज़ हुआ है कैपिटल आउटले में, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम डेट की बात करे जा रहे हैं, डेट के एनालिसिस में तो कोई भी नहीं बोल रहा है। फिजिकल डेफिसिट अगर 10,000 करोड़ पे है, तो एक अच्छा डेट भी होता है, बुरा डेट भी होता है। देयर इज़ गुड डेट एंड देयर इज़ बैड डेट। द प्रॉब्लम विद आवर बजट इज़ कि 42% हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट का जो है वो आज की डेट में डेट का कंपोनेंट है। तो अगर पूरे हमारे देश का चार्ट देखेंगे, अगर आप उसमें कंपैरिजंस देखेंगे, तो आई थिंक वी आर लिस्टेड एट 7th and 8th, जहाँ तक आप डेट टू जीडीपी की रेशियो की बात करते हैं। उसमें फिर बातों में कंपैरिजन जब होता है उड़ीसा जैसे प्रदेश का, गुजरात जैसे प्रदेश का, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का, कर्नाटका जैसे प्रदेश का, और मैंने गौरतलब 4 ऐसे प्रदेशों के नाम लिए हैं जहाँ पर एक नॉन एनडीए सरकार है, एक कांग्रेस की सरकार है, एक बीजेपी की भी सरकार है, और एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर 4 टर्म्स चीफ मिनिस्टर हमारे यशस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब ये जो डेवलपमेंटल ट्रैक है, देखिए पॉपुलेशन की डेंसिटी तो उनके यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर उनके यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स हैं। उड़ीसा में आप देख लीजिए, वो एक तरफ पे उनको जो तूफ़ान झेलना पड़ता है, जो एक ड्राउट की सिचुएशन और एक जो उनको बाढ़ की सिचुएशन एक फिजिकल ईयर में फेस करनी पड़ती है, वो मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा होगी दैन हिमाचल प्रदेश, एक्सेप्शन बीइंग लास्ट 1 ईयर। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में पिछले एक वित्तीय वर्ष में हुआ, वो एक अपने आप में वेरी सैड एक डिज़ास्टर सिचुएशन आई थी। बट अगर आप उससे पहले के आंकड़े निकाल के देखेंगे, उड़ीसा में तो हर साल होता है, बट वहाँ पर रेमिटेंस के अगर आप फैक्टर्स देखेंगे, कैपिटल आउटले देखेंगे, तो वो कई मायनों में, कई मात्राओं में हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है। क्या उड़ीसा का युवा जो है वो हिमाचल के युवा से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं। अगर आप लिटरेसी इंडेक्स ऑन दी अदर साइड देखेंगे, तो हम compete कर रहे हैं केरला जैसी स्टेट्स के साथ। बट हम, दुर्भाग्य की बात है, हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो ज़्यादा हो रहा है दैट कंपेयर टू अ प्लेस लाइक उड़ीसा। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, 20 साल पहले जो इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आ गई बद्दी के क्षेत्र में, जो फार्मास्यूटिकल की हमारी इंडस्ट्री थी, अब वो सनसेट पे चली गई है। गगरेट का आप एग्जांपल ले लीजिए, लुमिनस जैसी कंपनी जो 20-25 वर्ष पहले आई, आज की डेट में उनके पहले जो पुराने 5 यूनिट होते थे, 2 उठ के एक महाराष्ट्र चला गया, एक हरिद्वार चला गया। हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आगे विकसित नहीं कर पा रहे हैं। कैपिटल आउटले, अगेन एंड अगेन मैं इसी चीज़ पर हाफ करता रहता हूँ, सरकार ने हमको पैसा दिया या नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या हमें अपना सेंटर से शेयर मिला या नहीं मिला, वो सारी बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। 42,000 करोड़ का जो हमारी रिसीट्स हैं,
उसमें से 33,000 करोड़ हम सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर पे लगा रहे हैं। 79% है वो, 79% ऑफ 42,000 करोड़ इज़ ओनली गोइंग ऑन सैलरी, इज़ गोइंग ऑन पेंशन एंड इज़ गोइंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। अब ऑफ कोर्स क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो हम उनको तो दरकिनार नहीं कर सकते। पेंशन की भी जहाँ तक बात है, OPS हमारी सरकार ने लागू करा, वो हमारा पोल प्रॉमिस था, उनका हक भी था, हम उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते। लोन ले रखा है, इंटरेस्ट की तो पेमेंट करनी है, उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते। बट अब हम अपने रिसीट्स को बढ़ा कैसे सकते हैं फ्रॉम नॉन टैक्सेबल सोर्सेज, उसके ऊपर चर्चा होना, उसके ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम स्कूल्स की बात करते हैं, विधानसभा के पटल पर लड़ाई हो रही थी, मेरे को तब बड़ा जो है ताज्जुब हो रहा था इस बात के ऊपर। हम बात कर रहे हैं कि जी पहले ये स्कीम जो थी वो अटल जी के नाम पे थी, वो राजीव जी के नाम पे है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि उस स्कीम के अंतर्गत हो क्या रहा है। मैंने विधानसभा में बात रखी, मेरे क्षेत्र में 93 प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो हैं 20 मिडिल स्कूल हैं, 5 हाई स्कूल हैं एंड 29 जो हैं GSSS स्कूल्स हैं। मैं अगर हर एक गांव में, हर एक जगह पे ये सारे साधनों को, इन संसाधनों को खड़े करने की कोशिश करूँगा, मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बजट मेरे पास गगरेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट ऊना के लिए हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं। लगभग मैं जो अभी आंकड़े देख रहा था 16% के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा जो बजट है वो जाता है एजुकेशन के लिए, विच इज़ हायर देन नेशनल एवरेज। वो अच्छी बात है हमारे बजट की। बट आप ट्रांसपोर्टेशन को दूसरी एंड पे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में इस साल का जो हमारे अभी अनुमानित लगाया गया 24-25 बजट के लिए, वो 5% कम है जो रिवाइज एस्टिमेट हैं 2023-24 के। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन को नहीं आगे बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसकी तरफ सोच क्यों नहीं लेके जा रहे हैं कि अगर मेरा होम विलेज है अभयपुर, वहाँ से अगर 10 किलोमीटर दूर अगर बंजाल का क्षेत्र पड़ता है, तो बंजाल के लिए मेरे पास अभयपुर से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अगर वहाँ पर एक अच्छा हाई स्कूल है, उससे आगे अगर गगरेट में एक अच्छा हॉस्पिटल है, तो मेरे पास एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल होना चाहिए, ताकि व्यक्ति अभयपुर से जो है बंजाल से लेके गगरेट तक जा सके। और ये कहानी जो है सिर्फ गगरेट पे नहीं लागू होती, ये ऊना के हर एक ब्लॉक के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के हर एक विधानसभा के ऊपर लागू होती है। इन चीज़ों के ऊपर मेरे को लगता है कि हमें विचार विमर्श करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो आगे आगे आने वाली पॉलिसीज़ हैं वो इस हिसाब से विकसित होनी चाहिए। मेरे को तो लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो हमारी असेंबली है उसमें भी एक जो है प्रॉपर रिकास्टिंग होनी चाहिए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से भी जो है अनुरोध रहेगा कि हमारे को, जैसे आप देखिए पिछले ये लगभग 10 दिन से चलता है वो जो सेशन है, आगे 3-4-5 दिनों के लिए भी है। अब हमने बजट के ऊपर चर्चा कर ली, क्यों ना हम एक दिन सिर्फ एजुकेशन के ऊपर चर्चा करें, क्यों ना हम सिर्फ एक दिन जो है हेल्थ के ऊपर चर्चा करें, और क्यों ना हम एक दिन सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा करें। ये 3 कोर चीज़ें हैं जिससे आप कैपिटल आउटले को बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस पर नहीं फोकस करेंगे तो ये आरोप प्रत्यारोप फिर वही है, 5 साल रिवाज बदलेगा नहीं बदलेगा, बातें वही चलती रहेंगी और हम इसी में ही जो है घूमते रहेंगे। किसने किसको अच्छा बोला, किसने किसको बुरा बोला। मेरे को लगता है, मैंने राजीव गांधी जी का भी एक कोट अपने स्पीच में एंड में आज बोला था, वेयर आई रेफर टू इम्पेशंस इन द यूथ, वी आर अ यंग नेशन। हमारे जो युवा नौजवान साथी हैं उनके अंदर जो है एक उत्तेजना है। उत्तेजना जो है वो एक नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। अब आज आप ये JYT वाले बच्चों को देखिए, वो जो यहाँ बैठे हैं किसी पॉलिटिकल पर्पस को सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं। उनको क्या मिलने वाला है एक तंबू में यहाँ पर बैठने से? उनको कोई ना, कल अगर ये मुद्दा इनका सॉल्व भी हो जाता है तो ना BJP ने इनको तब कुछ देना है, ना कांग्रेस ने इनको कुछ देना है। दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। सो वाई आर वी नॉट एबल टू फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर दीज थिंग्स? एंड जब मैं ऐसी बात बोलता हूँ तो फिर लगता है कि जी ये अपने गवर्नमेंट के जो है विरोध में जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। अगर मैं आज इलेक्ट होके आया हूँ 27-28 जैसे आपने बोला था इलेक्ट होके आया हूँ, तो ये मेरा धोखा होगा मेरे इलेक्ट्रेट के साथ। इसी तंबू में मेरे गृह क्षेत्र के, मेरे गाँव के 2 व्यक्ति भी बैठे हुए हैं जो लिटरली मेरे नेबर्स हैं। तो अगर हम उनके हित की और हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और एक्चुअली प्रैग्मेटिक सेंस में जो है लॉजिकल और रैशनल बात नहीं करेंगे, तो जो ये आर्थिक बदहाली की हम बात करते हैं और एक पुअर स्टेट ऑफ फाइनेंसेस की बात करते हैं इस प्रदेश की, वो चलता रहेगा दौर। उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ नई सोच विकसित करनी पड़ेगी। चैतन्य शर्मा अभी युवा विधायक हैं, तो फिर कुछ वरिष्ठ लोग हैं वो ऐसा आपको कभी कहते हैं कि अभी जो शुरुआत की जो क्रांति है वो ज़्यादा रहती है, फिर अंत में वो हम भी उसी माहौल में ढल जाते हैं? ऐसी कभी चर्चा होती है क्या वरिष्ठ विधायकों के साथ? देखिए, वैसे तो जितने भी हमारे MLAs हैं, सम्मानित MLAs, चाहे BJP, कांग्रेस, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे के पूरे डिमीनर में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं। और क्रांति, ये जितने भी हमारे आज माननीय विधायक हैं मेरे ख्याल से सदन में, ये सभी क्रांति के दौर से गुजरे हैं। बट मेरा ये मानना है, मेरा जो इसमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस
जनरेशन में अब हम हैं, जिस जनरेशन में आप और मैं हैं, जो आज की डेट में एक यूथ है 15 ऑनवर्ड्स, नॉट इवन 18, क्योंकि जो टीन्स में है वो बहुत हाईली अवेयर हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के अगर हाईएस्ट कंजम्पशन आप देखेंगे पूरे पैन वाइड इंडिया में तो 15 से 18 में हो रहा है आज की डेट में, वो नॉट ओनली 18 to 25। हमें चाहिए क्विक रिजल्ट, टर्न अराउंड। तो ये जो आंसरेबिलिटी है, ये इस एज ग्रुप में अगर आप इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो ये 20 ईयर्स अगो इस एज ग्रुप में नहीं थी। ये आज की डेट एंड एज में अभी बहुत ज़्यादा जो है, मेरे को तो मानना है पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भी, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने जो सवाल अभी पूछा, अगर कोई व्यक्ति, जो कोई सम्मानित विधायक अगर ये सोचेगा कि ये क्रांति आज की है, अगर हम पॉलिटिकल प्रैक्टिकल सेंस में भी अगर सोचेंगे, अगर इस क्रांति का हिस्सा अब हम नहीं बनते हैं तो फिर इन द वेरी नियर फ्यूचर वी विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस में भी बात करेंगे, आज की डेट में जब आप अपनी जनता के बीच में भी जाते हैं, और मैं तो अपने इलेक्शन के टाइम पे भी ये बोलता था, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि आप किसी पार्टी का या व्यक्ति विशेष झंडा उठाएं, आपको एक आइडिया के साथ जुड़ना है, नॉट आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी हो सकती है कि आपकी और मेरी ना मैच करे, बट आप मेरे आइडिया के साथ मैच कर जाएं। और वर्तमान की सिचुएशन में आपको लगे कि चलो कोई बात नहीं, आइडियोलॉजी हो सकती है कि आपकी डिफरेंट हो, मेरी डिफरेंट हो, बट एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द आइल, मेरा आइडिया जो है वो बेटर है। तो अगर हम वो आइडिया को नहीं प्रोपोगेट करेंगे, अब हम उसको क्रांति बुला सकते हैं या हम उसको एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच बुला सकते हैं, अगर हम उस पर नहीं फोकस करेंगे तो आगे आने वाला दौर युवाओं के लिए खासकर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आजकल हम बॉलीवुड के माध्यम से भी देखते हैं, अब 12th फेल मूवी आई थी, वो भी हमने जो है आप सब ने, आपके व्यूअर्स ने भी देखी होगी, तो वो क्यों रेजोनेट करती है लोगों के साथ? लोग वो देख के जो हमारे मासेस होते हैं क्यों कनेक्ट करते हैं उस थॉट के साथ? क्योंकि उसके अंदर एक क्रांति है। अगर हम उसी डेफिनेशन में उसको लेके जाएं, एक व्यक्ति जो एक चक्की पीसने वाले कमरे में से बैठ के इतना बड़ा संघर्ष करके अगर एक सबसे मुश्किल एग्ज़ाम दे सकता है, तो जो हमारे बच्चे आज की डेट में सड़कों पे हैं वो भी क्रांति के ही मोड में हैं। तो अगर हम उस क्रांति के साथ नहीं जुड़ेंगे तो वी विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, एज आई सेड। एंड ये क्रांति मेरे ख्याल से होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप यंग हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड एज में हो। चैतन्य शर्मा, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आइडिया, आइडियोलॉजी और क्रांति की कहानी चैतन्य शर्मा की जुबानी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं हुआ, क्योंकि इस इंटरव्यू का मकसद था एक सबसे युवा विधायक के विजन को आप तक पहुंचाना। और क्योंकि अब बजट सत्र भी है और इनके भी अभी 4 साल बचे हुए हैं, तो राजनीतिक सवाल भी पूछेंगे। और आपने सुना कि हिमाचल प्रदेश में युवा विधायकों की सोच किस तरह की है, जो पुराना ढर्रा है उससे बाहर आकर हिमाचल प्रदेश के विकास की बात हो, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात हो। समस्याओं पर तो बात हो रही है, लेकिन अब समाधान पर भी बात हो। और ये वो वक्त है जब हिमाचल प्रदेश में समाधान की बात होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य लगातार पीछे नहीं जाना चाहता, क्योंकि पहाड़ के जज्बे जो होते हैं वो पहाड़ की तरह होते हैं। लेकिन पहाड़ के लोगों को तो सिर्फ पहाड़ की खूबसूरती नहीं नज़र आती, पहाड़ का दर्द भी समझ आता है। इस पहाड़ के दर्द को समझना ज़रूरी है और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।